हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे ग्रहणी रोग के बारे में। मॉडर्न साइंस में आईबीएस डिजीज के जो लक्षण हैं बिल्कुल ठीक वही लक्षण आयुर्वेद में ग्रहणी रोग के कहे गए हैं। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने चरक संहिता चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय और आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय के निदान स्थान के 8वें और चिकित्सा स्थान के 10वें अध्याय में ग्रहणी रोग के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रहणी का मतलब क्या होता है, इसके होने की मूल वजह क्या है, ग्रहणी के लक्षण, प्रकार व चिकित्सा यानी कि इसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में क्या बताया गया है, और साथ ही आहार विहार यानी कि ग्रहणी में भोजन व लाइफस्टाइल कैसा हो, और साथ ही घरेलू उपचार पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। आचार्य चरक कहते हैं, अग्नि अधिष्ठानम अग्नस्य ग्रहणात् गृह्णीमतः, यानी ग्रहणी जो अन्न का ग्रहण करती है इसलिए इसे ग्रहणी कहा गया है, और यह जठर की अग्नि का अधिष्ठान है, यानी कि जो हमारी पाचन अग्नि है, जठराग्नि है, यह उसका स्थान है। और साथ ही आचार्यों ने ग्रहणी का कार्य और स्थान भी बताया है। तो स्थान है आमाशय और पक्वाशय के बीच का जो भाग है, यानी कि इसको अगर हम देखें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वही ग्रहणी है। स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट यह स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे ही आयुर्वेद में ग्रहणी कहा गया है। अब बात करते हैं ग्रहणी के कार्य की। अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, यानी कि अन्न का ग्रहण करना, उसका पाचन करना और उसे सार किट भाग में विभाजन उसका करना, यानी कि उसमें जो सार भाग है जो शरीर के लिए आवश्यक है वह अलग करना, और जो किट भाग है यानी जो मल रूप में शरीर से बाहर जाएगा उसको अलग करना। मल भाग को आगे सरकाना, यानी कि मल भाग को लार्ज इंटेस्टाइन में सरकाना, यानी कि खाए गए खाने से सार भाग यानी रस को निकालकर शरीर में एब्जॉर्ब करना, और मल भाग को बड़ी आंत में धकेलना ही ग्रहणी का मूल कार्य है। अगर किसी भी कारण से यह ग्रहणी अवयव दूषित होता है तो बीमारी होती है, और ग्रहणी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों ही तरह से दूषित होती है। ग्रहणी चिरकारी व्याधि है। आयुर्वेद में इसके सामान्य लक्षण सिम्टम्स भी बताए गए हैं। इसे चिरकारी बताया है, यानी कि क्रॉनिक डिजीज है, बहुत समय तक पीछा करने वाली बीमारी है ये। इसमें डाइजेशन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसका नाम ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जो इंटेस्टाइन है वह इरिटेट हो जाती है। नॉर्मल जो उसका बिहेवियर है वह नहीं रहता। जैसे कोई पर्सन इरिटेट हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि यह उसका नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर है। इसी तरह से जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतें हैं, वह भी इस बीमारी में इरिटेट हुई रहती हैं, इसलिए इसका नाम आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दिया गया है। बात करते हैं ग्रहणी के सामान्य लक्षणों के बारे में। ग्रहणी की बीमारी में मल त्याग के लिए बार बार जाना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मल त्याग होगा, पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो पाती, यानी खुलकर पेट साफ नहीं होता, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मल प्रवृत्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा यानी पतली मल रहती है, कभी मल बंध के आता है, कभी इसमें आंव यानी म्यूकस रहती है, कभी झागदार मल आता है, कभी दुर्गंध युक्त मल उसको आता है, कभी कभी खाने के तुरंत बाद
मल का त्याग करने की इच्छा होती है, यानी कि प्रेशर बहुत बनता है, पर जितना प्रेशर बनता है उसके हिसाब से मल त्याग नहीं होता। रोगी शौचालय में घंटों बैठा रह सकता है या कभी कभी सिर्फ गैसेस ही पास होते हैं। ऐसे रोगियों को सुबह से लेकर दोपहर तक इसके लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। कभी कभी पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ या दर्द रह सकता है, या फिर भूख बहुत कम लगती है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, वजन कम हो जाता है। कभी कभी तो मल बहुत पतला रहता है या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। आयुर्वेद में इसे मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, यानी कि एक तरह के लक्षण नहीं रह सकते। जो भी लक्षण होते हैं वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रहते हैं। ऐसे लोगों को इन लक्षणों की वजह से मानसिक तनाव बना रहता है, एक इरिटेशन, एक चिड़चिड़ापन रहता है। तो यह सभी लक्षण आईबीएस में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं गृहिणी के कारण के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है अग्निमांद्य, यानी कि जठर की अग्नि का मंद हो जाना। आजकल हम वेस्टर्न फूड की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा इंडियन फूड है उसे छोड़कर हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। चाइनीज़ फूड खूब खा रहे हैं, बहुत तला हुआ, नॉनवेज, अधिक चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, यह सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। तो इससे अग्नि भी विकृत होती है। यहाँ तक कि आजकल खाने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। अगर भूख लग रही है तो खाना खाने का टाइम ही नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, या फिर कभी भूख बिल्कुल भी नहीं है पर फिर भी स्वाद के लिए कुछ ना कुछ हम खाए चले जा रहे हैं। तो यह सभी चीज़ें अग्नि को विकृत करने वाली होती हैं। खान पान से संबंधित कारणों की बात करेंगे। एक रसाहार्य, यानी कि एक ही रस का बहुत ज्यादा सेवन करना भी अग्निमांद्य का कारण हो सकता है। यहाँ तक कि यदि आप बहुत ज्यादा रूखा, बहुत ज्यादा हैवी खाते हैं, या फिर जितनी शरीर की जरूरत है उससे बहुत कम खाते हैं, या जरूरत से बहुत ज्यादा खाते हैं, यह भी अग्निमांद्य का कारण हो सकता है। यहाँ तक कि मानसिक विकार, यानी कि आपको कोई चिंता है, आप बहुत गुस्सा करते हैं, या मन में किसी चीज़ का डर है, तो भी एक कारण हो सकता है। या फिर आपको पहले कभी कोई बीमारी हुई हो और वह ठीक हो गई हो, और उसके ठीक होने के बाद आपने जो है पथ्य का पालन ना किया हो, तो भी ये भी एक कारण होता है अग्निमांद्य का। जब अग्नि मंद होगी तो शरीर में आमदोष की उत्पत्ति होगी, तो इसी से शरीर में सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ तक कि कहा गया है शांते अग्न्यो मृत्ये, यानी कि शरीर की अग्नि अगर शांत हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। यह अगर समअवस्था में है, प्राकृत है, तो मनुष्य चिरकाल तक जीवित रह सकता है। गृहिणी के बारे में बात करेंगे। गृहिणी के प्रकार भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। इसमें दोषों के अनुसार 4 प्रकार होते हैं: वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज। इस तरह से 4 प्रकार बताए गए हैं, और अलग अलग प्रकार में इसके लक्षण भी अलग अलग बताए गए हैं। अवस्था के अनुसार भी इसके प्रकार हैं, जैसे संग्रहणी या घट यंत्र ग्रहणी। गृहिणी की चिकित्सा की बात करेंगे। गृहिणी की चिकित्सा में आयुर्वेद में सबसे पहले बताया गया है निदान परिवर्जनम, यानी कि जिन कारणों से ये व्याधि उत्पन्न हुई है, सबसे पहले उन कारणों को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अग्नि के मंद होने के पीछे क्या कारण है, उसे दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में आहार विधि विधान भी बताया गया है। आहार का सेवन कैसे करना चाहिए, नियम बताए गए हैं, उनका पालन भी आपको ज़रूर करना चाहिए। खाने में क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, इन सभी बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपकी कोई बीमारी ठीक हुई है तो उसके बाद आपका आहार कैसा है, यह भी आपकी अग्नि को नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मानसिक तनाव है, मन में उत्पन्न चिंता है, डर है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है,
और ये सभी कारण अगर आपके आईबीएस के लिए जिम्मेदार हैं तो इनको कम करने के लिए प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन म्यूजिक है, उसका आप सहायता ले सकते हैं। मॉडर्न साइंस आईबीएस को साइकोसोमेटिक व्याधि मानती है, यानी कि मनोशारीरिक बीमारी मानती है। तो अगर हमारा मन शांत होगा तो बीमारी कम होने में भी मदद आपको मिलेगी। चिकित्सा की बात करें तो आचार्यों ने दीपन पाचन ग्राही औषधियां देने के लिए बताया है। दीपन यानी कि अग्नि को दीपन करने वाली, अग्नि को बढ़ाने वाली, पाचन यानी जो डाइजेशन कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने वाली, अन्न को ठीक तरह से पाचन करने वाली। और अगर आपको द्रव्य मल प्रवृत्ति है, यानी कि मल की प्रवृत्ति पतली है, बार बार जाना पड़ रहा है, मल चिकना है, उसमें आंव है यानी म्यूकस रहता है, तो इन अवस्थाओं में ग्राही औषधियां देने के लिए भी कहा गया है। ग्रहणी एक क्रॉनिक डिजीज है तो इसकी चिकित्सा भी प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी तरह से इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसके लिए आपकी प्रकृति के अनुसार या ग्रहणी जिन दोषों के कारण हुई है उसके अनुसार यह चिकित्सा दी जानी चाहिए। तो सबसे अच्छा यह रहेगा कि आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से आपने चिकित्सा लेनी है, अपना इलाज करवाना है। आयुर्वेद में इसके लिए औषधियाँ भी बताई गई हैं। कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट या संजीवनी वटी, चित्रकादि वटी या बिल्वादि अवलेह, सूद शेखर रस, इस तरह से बहुत सारी औषधियाँ गृहिणी के लिए बताई गई हैं। घरेलू चिकित्सा की बात करें, जैसे हमने बताया कि दीपन पाचन ग्राही औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए, तो इससे जुड़ी कुछ चीज़ें आपको आपकी रसोई में भी मिल जाती हैं। अगर आपको खुलकर भूख नहीं लगती है और गृहिणी की आपको तकलीफ़ है तो इसमें अदरक का सेवन कर सकते हैं। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लें, उसके ऊपर थोड़ा सेंधा नमक डालकर उसे खाने से आधा घंटा पहले अच्छे से चबाकर खाएं, तो आपकी भूख खुलने में आपको मदद मिलेगी और अग्नि भी प्रदीप्त होगी। इसके साथ आप सौंठ का भी सेवन कर सकते हैं या फिर त्रिकटु, जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली है, या फिर हिंगावष्टक चूर्ण, इसमें से किसी का भी सेवन आप कर सकते हैं। छाछ गृहिणी की बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है छाछ। अगर इसमें आप त्रिकटु चूर्ण या फिर हिंगावष्टक चूर्ण डाल कर लेते हैं तो दीपन पाचन ग्राही यह तीनों बेनिफिट्स आपको जो है देगा। इस त्रिकटु या हिंगावष्टक चूर्ण की 2 से 5 चुटकी छाछ में मिलाकर आपने खाने के आखिर में लेना है। अगर आपके पेट में दर्द है, पेट फूलता है या वात का अनुलोमन नहीं हो रहा है तो वात के अनुलोमन के लिए, वात प्राकृत गति होने के लिए भी हींग और अजवाइन बहुत अच्छा काम करता है। और यह दोनों ही चीज़ें हिंगावष्टक चूर्ण में होती हैं, तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और एंड में आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा बता रहा हूँ। आपने बेलगिरी लेनी है सूखी हुई 100 ग्राम, भांग की पत्ती लेनी है सूखी हुई 20 ग्राम, सौंफ लेना है 30 ग्राम। इन तीनों को पीस करके मिक्स कर लेना है और अपनी आवश्यकता के अनुसार आपने इसको सेवन करना है फ्रेंड्स, गर्म जल के साथ। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।